नमस्कार। 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत की नींव उत्तर प्रदेश में रखी गई थी, जब 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। उन चुनावों के प्रभारी थे अमित शाह, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की कमान को खुद देख रहे हैं। क्या 15 साल का जो राजनीतिक निर्वासन है भारतीय जनता पार्टी का खत्म होगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आमतौर पर उन्हें चुनावी चक्रव्यूह का रणनीतिकार माना जाता है। शाह साहब, आपको बहुत शुक्रिया। शाह साहब, माना जाता है कि चुनावी चक्रव्यूह की जो रणनीति बनाने के आपको मास्टर मानते हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह में आप किसको अर्जुन के तौर पर देख रहे हैं और किसको अभिमन्यु के तौर पर? सारे मीडिया के बनाई हुई बातें होती हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर, अपनी नीतियों के आधार पर और अपनी सरकार ने जो लोकाभिमुख काम किए हैं उसके आधार पर चुनाव लड़ रही है। चूंकि हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं हैं, मगर केंद्र में सत्ता में 2.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस प्रकार से पिछड़ों के लिए, गरीब के लिए, किसान, युवा, बेरोजगारों के लिए, दलितों के लिए काम किया है, वो काम का सुगंध नीचे तक उत्तर प्रदेश में पहुंचा है। नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल में देश को एक नए मकाम पर ले जाने का प्रयास किया है, उसमें सफलता भी हासिल की। उत्तर प्रदेश की जनता इसको महसूस करती है। उसके साथ साथ 15 साल से यहाँ पर सपा बसपा का एक क्रम चला है, जिसने उत्तर प्रदेश को काफी पिछड़ा बनाया है। विकास के मामले में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में बहुत पीछे खड़ा है। इस बात का रोष युवाओं में भी है, पिछड़े समाज में भी है, दलितों में भी है, गांवों में भी है, जनपदों में भी है और किसानों में भी। मैं मानता हूं इस बार उत्तर प्रदेश की जनता एक विकल्प ढूंढ रही है, तो विकल्प के तौर पे सपा और बसपा दोनों से निराश होने के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका आशा बंधी है और मैं मानता हूं इस चुनाव में हमें बड़ी सफलता मिली। 2014 के जो चुनाव थे उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीत मिली, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक थी। भारतीय जनता पार्टी को वैसी जीत कभी नहीं मिली जब उन्होंने पिछली बार सरकारें भी बनाई। लेकिन इस बार जब 2017 के चुनाव हो रहे हैं, तो 2014 की जीत की बड़ी जीत, जिसमें 337 विधानसभा सीटों पर आपको लीड है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत तो नहीं लगती? जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जीत के लिए आश्वस्त है। हमारा प्रयास है कि लोकतंत्र के इस उत्सव के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनको मतदान के लिए प्रेरित करें और नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किए इसकी जानकारी दें। और उत्तर प्रदेश की समस्याओं के समाधान का हमारा चुनावी घोषणा पत्र जो एक खाका लेकर आया है, वो खाके को हम लोगों के सामने रखें। लेकिन अखिलेश सरकार जो अभी 5 साल से सरकार थी, समाजवादी पार्टी, उनका स्लोगन ही यह है कि काम बोलता है। यानी उन्होंने अपने दावे के हिसाब से बहुत काम किए हैं, तो उस काम के मुकाबले में आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ मुश्किल हो सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ना इस स्लोगन के साथ है, ना सपा सरकार के साथ है। गाँव में बिजली नहीं है, रोजगारी युवाओं को मिली नहीं है, किसानों को धान खरीदा नहीं जाता है, गन्ना भी किसान का पेमेंट नहीं होता है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, व्यापारियों की सुरक्षा नहीं है। जो राज्य पूरे देश भर में हत्याओं के मामले में नंबर 1 हो, बलात्कार के मामले में नंबर 1 हो, चोरी, लूट, डकैती, फिरौती, अपहरण के मामले में नंबर 1 हो, वहां पर क्या काम बोलता है? इनके काम बोलते हैं स्लोगन को सुनकर। लखनऊ में काफी लोग मेट्रो में बैठने गए और जाकर मालूम पड़ा कि मेट्रो चालू ही नहीं हुआ, जिसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया था। वो तो चल जाएगी ना, थोड़ा सा लेट हो गया हुआ। अब आपकी सरकार बनेगी तो फिर आप उसका उद्घाटन करके कहेंगे कि आपने बनवा दी। थोड़ा सा लेट नहीं हुआ, 5 साल हो गए भैया, 5 साल हो गए। और अगर नहीं बनी है तो उद्घाटन क्यों करना चाहिए? मेरा इतना ही कहना है। हो सकता है उनसे लेट हो गया।
अभी उन्होंने एक और बदलाव किया अपनी रणनीति में कि कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है और अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन का एक नया नारा आया है, यूपी को ये साथ पसंद है। तो ये जो साथ है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दो बड़ी पार्टियां एक साथ हो गई हैं, ये आपकी रणनीति को बदलने के लिए जरूरत देखती है? देखिए, जहां तक एक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन कर समाजवादी पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। अगर समाजवादी पार्टी को भरोसा होता कि वो अपने काम के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत सकते हैं तो कतई वो गठबंधन न करते। 103 सीट कांग्रेस को देने का मतलब ही है कि वो चुनाव नहीं जीत रहे और हमारे लिए 103 सीटें उन्होंने वैसे ही छोड़ दी क्योंकि कांग्रेस का नीचे संगठन ही नहीं है, कैडर नहीं है। समाजवादी पार्टी की कैडर कांग्रेस के प्रत्याशियों को ओन नहीं कर रही, तो 103 सीट उन्होंने सीधा एक प्लेट पर रखकर भारतीय जनता पार्टी को दे दी। और ये गठबंधन को विचारधारा का गठबंधन नहीं है। आज भी आप राहुल जी को पूछ लीजिए, कांग्रेस के किसी नेता से पूछ लीजिए कि लोहिया जी के लिए उनका क्या मानना है। ये दो भ्रष्टाचारी कुंभों का गठबंधन है, वैचारिक दृष्टि से अपवित्र गठबंधन। सर, यदि चुनावी गणित को देखें, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 का चुनावी इतिहास है कि 335 सीटों पर उसको लीड है, ऐसे ही 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की 228 सीटें करीब और उनकी 30 सीटें करीबन, तो 255-60 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पास है। तो एक मजबूत बेस तो है उनके पास। देखिए, उस वक्त बसपा का एंटी इनकम्बेंसी समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया था। एक पार्टी जिसने 10 साल तक शासन कर 12 लाख करोड़ के घोटाले किए, दूसरी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश का कानून और व्यवस्था के चिथड़े उड़ा दिए और इतने सारे घपले घोटाले किए, और वो सारे के सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हर किसी का टिकट नहीं काटा गया, किसी को बदला नहीं गया। आप मुलायम सिंह और अखिलेश के बीच में जो विवाद हुआ, जिन सीटों को लेकर, जिन उम्मीदवारों को लेकर, उनका जिक्र करना चाहते हैं? जी जरूर, किसी का टिकट नहीं काटा गया। एक गठबंधन यूपी की जनता की आंख में धूल झोंकने का प्रयास है, मगर वो सफल नहीं हुआ। उन्होंने एक और बात कही, जो नया नारा दिया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, कि यूपी के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश हैं और प्रधानमंत्री जी बाहरी उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी यहीं से सांसद है, बनारस से ही सांसद है और देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने गुजरात की सीट छोड़कर बनारस को इस सीट पर सांसद रहना पसंद किया है। और दूसरा, बहुत सारे हमारे स्थानीय नेता हैं जो इन दोनों की चैलेंज को उठा सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा, कल की सभा में कहा कि वो गोद लिए हुए बेटे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जवाब देना आप जरूरी समझते हैं कि यूपी के दो लड़के और गोद के लड़के? चुनाव में एक बात रखने का तरीका होता है, उन्होंने अपनी बात को अच्छे से रखा है। लेकिन अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तो युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अखिलेश और राहुल गांधी दोनों युवा नेता हैं। हमारे पास भी बहुत सारे युवा हैं। अखिलेश और राहुल का युवा जोड़ी है, वो आपको ठीक नहीं लगता? देखिए, युवा होने मात्र से यूपी में परिवर्तन नहीं आएगा। पार्टियों का कल्चर होता है, पार्टी की विचारधारा होती है और जिस तरह से सरकार चलाई है उसका बैकग्राउंड होता है। क्या विजन आप देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सूरत जो है बदल जाए? हमने बहुत सारी चीजें कही हैं। किसानों का ऋण माफ करने की बात कही है, धान की खरीदी की बात करी है, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने की बात करी है, 25 नए डेयरी बनाने की बात करी है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात करी है, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है, एक रोडों का जाल बुनकर उत्तर प्रदेश को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही है, बच्चियों के लिए कॉलेज तक की शिक्षा को फ्री किया है, भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए, भूमाफिया के लिए जिम्मेदार कलेक्टर और एसपी को करने की बात करी है। बहुत सारी चीजें लेकर हम आए। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ करने के लिए तो आप दिल्ली में बैठ के भी कर्जा माफ कर सकते हैं। फिर अखिलेश जी कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ करना यदि भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, तो महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है? वहां तो सरकार है आपकी।
वहां पर भी बहुत स्थिति सुधरी है। महाराष्ट्र सरकार ने जो जलयुक्त अभियान किया है उसके कारण जो नेगेटिव ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर का वो काफी बड़ा है और इतिहास गवाह है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में जंप आया है। अखिलेश जी कुछ भी कहे, जवाब देने के लिए जवाब देना एक बात है, मगर तथ्यों के आधार पर लोगों के सामने बात रखना दूसरी बात है। क्या केंद्र सरकार किसानों का कर्जा माफ करने के लिए काबिल सरकार नहीं है? देखिए, अभी चुनाव केंद्र सरकार का नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का है और उत्तर प्रदेश में किसानों की जो हालत है, खस्ता हालत है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इतनी बढ़िया फसल बीमा योजना बनी, उसका प्रीमियम नहीं भरा गया, एजेंसी तय नहीं हो पाई, किसानों को इसका भुगतान नहीं हो रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं अखिलेश? आपकी शिकायत यह है कि केंद्र सरकार की भी जो योजनाएं हैं उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, इसलिए जरा भी नहीं हो पाया। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं लंबे समय से देख रहा हूं, उसमें पहले पार्टी का आइडिया ये होता था जब केंद्र में सरकार नहीं होती थी कि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें रहें तो एक पॉलिटिकल बैलेंस बना रहता है। अब जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो आपका दावा होता है कि राज्य में और केंद्र में दोनों जगह एक सरकार बन जाए। हमने कभी ये नहीं कहा कि राज्य सरकार इसलिए बनाए कि बैलेंस बना रहे। हमने राज्य के विकास के लिए वोट मांगे थे और हमें जहां जहां सरकार बनाने का मौका मिला हमने परफॉर्मेंस अच्छा किया है और बार बार चुनकर हम आए। रिपीट सबसे ज्यादा सरकारें हमारी हुई। वही बताता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के गुड गवर्नेंस के एजेंडा को स्वीकार करती। और ये चुनाव, मेरी बात याद रखना विजय जी, परिवारवाद का अंत करेगा, जातिवाद का अंत करेगा और ये चुनाव पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की नई शुरुआत करेगा। आपने दो बातें कही, परिवारवाद और जातिवाद। अमित शाह जी को माना जाता है कि उन्होंने जो पूरा दलित जाति का जो समीकरण होता था उत्तर प्रदेश में, उसको एक नए समीकरण के तौर पे दिया है। आप उसके मास्टर माने जाते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि जो जातिवाद की पॉलिटिक्स थी वो खत्म हुई है, उसका यह नया समीकरण बना? मैं टिकट के बंटवारे के लिए जातिवाद की बात नहीं कर रहा। सरकार किसी एक जाति विशेष के लिए काम करे, सरकार कोई एक धर्म विशेष के लिए काम करे, ये सरकार के लिए उचित नहीं है। मानो यूपी सर्विस कमीशन है, उसके अध्यक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त करना पड़ा क्योंकि एक जाति और एक धर्म विशेष के लोगों को ही 80% बहाली मिल गई। ये कभी संभव है क्या? सरकारें इस तरह से नहीं चलती। लैपटॉप देने के पूछे आप किसी का धर्म पूछोगे? लैपटॉप देने के पहले आप किसी की जाति पूछोगे? क्या मैसेज देना चाहते हो आप? इस तरह से सरकारें नहीं चलती है। सरकार का काम है जिसकी पात्रता है उसके लिए काम करना। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि आपने उनके घोषणा पत्र को कॉपी कर लिया। ये अखिलेश जी का मानना हो सकता है। शायद अखिलेश जी ने दोनों घोषणा पत्र का तुलनात्मक अभ्यास नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह जी को यदि देखा जाए तो वो विचारधारा वाले लोग हैं। अमित शाह जी शुरुआत से पार्टी की विचारधारा से, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए, लेकिन अब जो काम चल रहा है पार्टी में उसमें ऐसा लगता है, ज्यादातर लोग पार्टी के लोग कहते हैं कि केवल विनेबिलिटी जो है आपका फैक्टर हो गया है चुनाव में। अभी मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर भी था तो पार्टी के कुछ लोग थे तो वो कहते हैं कि आपने बाहरी लोगों को, करीब करीब 80 बाहरी लोगों को पार्टी में शामिल करके चुनाव का टिकट दे दिया। 30 से 40 लोग जो है परिवार वाले लोगों को टिकट दे दिया, जिन दोनों विचारधाराओं के खिलाफ आप रहे। देखिए, परिवारवाद का मतलब होता है मुलायम सिंह जी का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, सोनिया जी का बेटा ही पार्टी अध्यक्ष बनेगा, फारूक अब्दुल्ला के बाद उनका बेटा आएगा। इसको परिवारवाद कहते हैं। किसी व्यक्ति का संतान अगर 15-20 साल काम करते करते, एज अ कार्यकर्ता काम करते करते एमएलए बनता है, वो परिवारवाद नहीं है भैया। परिवारवाद का मतलब है सीधा वारिस, जैसे जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, इंदिरा जी भी काम सुनो सोनिया जी, राहुल जी, इसको परिवारवाद कहते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को आप टिकट दे दें, यशपाल आर्य के बेटे को टिकट दे दें, राजनाथ सिंह जी के बेटे को टिकट दे तो समझ में आता है कि पंकज सिंह 15 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टी में एक दिन पहले आए हो उनके बेटे को भी आप टिकट। ये दोनों लोग भी जिस ऑर्गेनाइजेशन के से आए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबा कैरियर उनका राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते है। हमारी विचारधारा, हमारे नेतृत्व को, हमारे सिद्धांत को छोड़कर स्वीकार कर
जब वो हमारी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो बैकग्राउंड तो रहता है उनका पॉलिटिकल वर्कर का। लेकिन पार्टी में जो और हमने किसी को भी मुख्यमंत्री या प्रमुख पद पर परिवार के कारण नहीं बिठाया है, वरना मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता जो कभी बूथ का इंचार्ज हुआ करता था वो पार्टी का राष्ट्रीय वही अध्यक्ष। तो पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि आप जैसे लोग जो उस लेवल से उतर कर आए हैं पार्टी की विचारधारा से और आज अध्यक्ष बन गए। अमित शाह को अध्यक्ष बनाने पे तो किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन अमित शाह अध्यक्ष बन के यदि बाहरी लोगों को मौका दे दें उस पर आपत्ति। के लिए किसी बाहरी को मौका नहीं दिया। केशव प्रसाद मौर्य भी हमारे बचपन से कार्यकर्ता है और वो सब्जियां बेचते बेचते अखबार बांटते बांटते यहाँ तक पहुंचा है। सर, जो बाहरी लोगों को आपने शामिल किया उसमें आपने भी देखा कि पार्टी के अंदर नाराजगी है, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया, बहुत नाराजगी है और 80 लोगों को करीब करीब आपने बाहरी लोगों को टिकट दे दिया। ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा? देखिए, ये जो नाराजगी जो है बाहरी लोगों को शामिल करने के लिए नहीं है। जब पार्टी का अच्छा समय होता है एक सीट पर 30-40 लोग टिकट मांगते हैं, कहीं पर तो 80-80 लोगों ने टिकट मांगा, टिकट एक होता है तो स्वाभाविक रूप से शुरू में बाकी लोगों में रिएक्शन होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, अब पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में चले जाइए, सब ने एकजुट होकर भारत माता की जय के नारे के साथ युद्ध के मैदान में लगे हैं और लड़ाई दमखम के साथ लड़े हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में दोनों जगह आपने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, क्या ये उसको वो आप कहेंगे कि आपकी रणनीति है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या नीतिगत आधार पर पार्टी समझती है कि विधायक दल का नेता जो है वो विधायक ही होना चाहिए? वो विधायक ही होना चाहिए। देखिए, अभी किसी भी प्रकार से पार्टी ने कोई निर्णय नहीं किया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड दोनों तय करेंगे कि दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। और कई बार हमने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे बगैर चुनाव लड़े, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हमने हर जगह जीत पाई। सर, अभी 2 चरण के चुनाव खत्म हो गए, 140 सीटें पूरी हो गई हैं, तीसरा चरण का चुनाव हो रहा है। अभी के यदि उसको पूरे असेस करें सारी चीजों को, अमित शाह साहब तो एक एक सीट का हिसाब रखते हैं, तो कितनी सीट हम समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंचेगी? प्रथम 2 चरण में हम 90 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और तीसरे चरण में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट बहुमत और उससे भी थोड़ा आगे, काफी आगे जाकर हम रुकेंगे। उत्तर प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण सवाल रहा कि जो प्रधानमंत्री जी का नारा रहा सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर बार बार सबने घेरा, खासतौर से विपक्षी पार्टियों ने, कि आपने जो उत्तर प्रदेश में 20 से 25% आबादी है माइनॉरिटी की, उसको टिकट नहीं दिया और फिर आप सबका साथ सबका विकास का नारा दें। पहले तो इतनी ज्यादा आबादी नहीं है, आंकड़े आपके ठीक नहीं। दूसरी बात, सबके सुनो भाई, पूरे यूपी की मैं बात कर रहा हूं। और सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया है, वो विकास के बारे में हम इसी तरह से काम करते हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भेदभाव हमने नहीं किया, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। और जहां तक टिकट देने का सवाल है, हमारी एक चुनाव की लेकर विनेबिलिटी के आधार पर हम टिकट देते हैं। लेकिन पॉलिटिकल शेयर को आप इम्पोर्टेंट नहीं मानते? पॉलिटिकल शेयर को आप इम्पोर्टेंट नहीं मानते कि किसी आबादी का एक पॉलिटिकल शेयर हो ताकि उसकी से उस सरकार में हो? बाकी 2 पार्टियों ने कुछ ज्यादा ही दे दी है तो शेयरिंग हो ही जाएगी। नहीं, मगर एमएलए तो बनकर आएंगे ना। 2 पार्टियों ने अनुपात से ज्यादा ही दे दी है तो थोड़ी शेयरिंग हो ही जाएगी, आप चिंता मत करिए। आप उनकी चिंता कर रहे हैं क्योंकि आपने ट्रिपल तलाक का इश्यू भी मैदान में डाल दिया। जी, ट्रिपल तलाक का इश्यू हमने मैदान में नहीं डाला है, सुप्रीम कोर्ट में केस आया है जिस पर सरकार की राय मांगी गई। सरकार ने अपनी राय बेबाकी से रखी है कि इस देश के संविधान में हर महिला को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने का हक है और वो हक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार एंडोर्स करती है। और ट्रिपल तलाक के मुद्दे में हम मानते हैं कि महिलाओं के हकों का हनन हो रहा है, इसलिए ट्रिपल तलाक नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला ऑब्जर्वेशन दिया कि 3 तलाक को मानवाधिकार का मामला मानना चाहिए, मतलब जो पार्टी का एक रास्ता था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उससे थोड़ी सी अलग राय है। हमने भी उसको महिला सुरक्षा और महिला अधिकार के मामले से ही जोड़ा है।
पंजाब और गोवा में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पंजाब में मध्य त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। परिणाम के लिए एकदम अनुमान लगाना कठिन है, बहुत कांटे की टक्कर है। गोवा में हम निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। गत विधानसभा से हमारी स्ट्रेंथ इस विधानसभा में बढ़ेगी। वहां पर आपको लगता है कि मनोहर पर्रिकर साहब होते तो शायद आप ज्यादा मजबूत स्थिति में होते? अभी वहां पर भी हमने मुख्यमंत्री तय नहीं किया है। चुनाव के बाद सारे लोग बैठेंगे और मुख्यमंत्री पद का चयन करेंगे। पंजाब की जब बात कर रहे हैं और जब आप कह रहे हैं कि अभी अनुमान नहीं है, तो इससे ऐसा लगता है कि अमित शाह साहब कॉन्फिडेंट नहीं है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी हो। कॉन्फिडेंट नहीं है, ये शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, मगर वहां स्थिति ऐसी है कि चुनाव का स्पष्ट अनुमान लगाना दिक्कत है, क्योंकि एकदम कांटे की टक्कर से त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या इसमें नुकसान अकाली दल की वजह से हुआ आपको? देखिए, जब सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। मैं नहीं मानता कि हम स्पर्धा के बाहर हैं। अभी पंजाब के चुनाव में चर्चा हो रही है कि दिल्ली के बाद आप जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर वहां आ रही है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपने कांग्रेस को हराने के लिए आम आदमी पार्टी का साथ देने का संकेत भी दिया। नहीं, हमने हमारी गठबंधन को जिताने के लिए प्रयास किया है। और डेमोक्रेसी है, कोई भी पार्टी अपना काम अपने विचारधारा और कार्यकर्ताओं के आधार पर बढ़ा सकती है। हम कोई इमरजेंसी तो नहीं लादे हैं इस देश पर कि सबको रोक ले। जनता ने तय करना होता है। एक और राज्य है जिससे आप बहुत जुड़े हुए हैं, वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में आपकी और शिवसेना की सरकार है, केंद्र में भी शिवसेना है, लेकिन अभी जब बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें आपकी पार्टी और शिवसेना दोनों आमने सामने खड़े हैं। ये थोड़ी दुविधा की वजह लगती है। हमने महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव भी बीजेपी और शिवसेना ने आमने सामने लड़ा था। अभी जो म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव हुआ वो भी हमने आमने सामने लड़ा था। ठीक है, अब दोनों पार्टियों का अपनी अपनी स्ट्रेंथ के लिए एक आकलन है। वो आकलन कोई मीटिंग पॉइंट पर नहीं आता है, तो एक चुनाव आमने सामने लड़कर करेंगे। इस तरह से आक्रामक होते हैं उद्धव ठाकरे, बार बार केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं, आप उनको कहते क्यों नहीं कि आप अलग हो जाइए यदि ठीक नहीं लगता? हम क्यों कहे भैया, वो चुनाव लड़े हमारे खिलाफ। आपके खिलाफ हमला बोलते हैं। अरे भाई, तो क्या करेंगे? हम आमने सामने चुनाव लड़े रहे तो हमला ही बोलेंगे। हमारे लोग भी बोल रहे हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलना तो महत्वपूर्ण बात है ना, गंभीर बात है। अरे चुनाव में जब जाते हैं तब इसी तरह से बात होती है। यदि 5 राज्यों की सरकारों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सरकारों में आ जाए? देखिए, मैं मानता हूं कि गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अभी मणिपुर का चुनाव पिकअप हो रहा है, उसके बारे में अभी आकलन लगाना ठीक नहीं होगा। पंजाब में कांटे की टक्कर है और ये 3 राज्यों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये उसकी वजह नोटबंदी तो नहीं है जिसको लेकर आप बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं और विपक्ष को लगता है कि उसी वजह से आपको वो हरा सकते हैं? मैंने तो हर इंटरव्यू में कहा है, विपक्ष चाहता है तो नोटबंदी को चुनावी इश्यू बनाए, हम उसके लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की जनता नोटबंदी के इश्यू पर प्रधानमंत्री जी और पार्टी के साथ खड़ी। आपको लगता है कि 2017 के चुनाव को हम सेमीफाइनल के तौर पर देखते हैं 2019 के लिए? देखिए, शब्द प्रयोग, स्ट्रेटेजी, सेमीफाइनल, ये सारे मीडिया के लिए रहने दीजिए। हर चुनाव का अपना एक महत्व होता है और उत्तर प्रदेश का चुनाव का पूरे देश की राजनीति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण चुनाव है और उसके बाद भी 6-7 राज्यों के चुनाव आने 19 के पहले। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा था कि 2024 तक के लिए तैयारी करें लोग, तो इसका मतलब पार्टी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी 2024 तक की तैयारी मानकर बैठे कि 2019 का चुनाव आप ही को जीतना है। हाँ, निश्चित रूप से हम 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर एक अच्छी नींव, देश के विकास के लिए ठोस नींव डालने का हमारा प्रयास है और हम सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए।